हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टीच लिंकिंग यूट्यूब चैनल। और मैं आप लोगों को करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर जीके का रिवीजन। जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं एग्ज़ाम में उनका रिवीजन करा रहा हूँ। आपकी पढ़ाई के साथ साथ रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है, तो रिवीजन क्वेश्चनों का करते चलिए। इससे ये पता चलता है कि हमारी तैयारी कितनी है, और उससे अगर आप क्वेश्चन अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करते हैं तो उससे मोटिवेशन मिलेगा आपको, और तैयारी करने में और भी जज्बा आपका कायम रहेगा। तो एक वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैंने डेली 25-25 क्वेश्चन लाऊंगा मैं, और उसे हम डीपली कवर करेंगे, उसके डिटेल में भी जाएंगे। तो पहला वीडियो अपलोड हो चुका है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ देखिए जाकर। चलिए हम चलते हैं देरी ना करते हुए अपने क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, वो आया हुआ क्वेश्चन है, चोरा चोरी कांड संबंधित है। तो चोरा चोरी कांड जो संबंधित है वो किससे संबंधित है? अवज्ञा आंदोलन से, गांधी आंदोलन से, भारत छोड़ो आंदोलन से, या असहयोग आंदोलन से। तो इसको जो भी क्वेश्चन होगा उसे हम एक बार उसका आंसर देख लेंगे, और उसका जो भी डिटेल होगा उसको भी हम कवर करेंगे। क्योंकि डिटेल कवर करेंगे तो अगर आसपास भी उसके क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में तो वो भी हमारा हो जाए, ठीक है। तो चोरा चोरी कांड जो संबंधित है वो है दोस्तों असहयोग आंदोलन से। असहयोग आंदोलन जो चलाया गया था, मैं क्वेश्चनों को डिटेल में भी बताता जाऊँगा, एक्सप्लेन करता जाऊँगा। तो असहयोग आंदोलन जो चलाया गया वो 5 फरवरी 1922 में चलाया गया, और ये चलाया गया था गांधी जी के द्वारा ये चलाया गया था। और इसमें घटना जो हुई थी वो देवरिया ज़िला जो पड़ता है, देवरिया ज़िले में चोरा चोरी स्थान पर जनता ने थाने में आग लगा दी थी। जनता ने, जो पुलिस थाना होता है, थाने में आग लगा दी। और उसके बाद 12 फरवरी 1922 को गांधी ने यह आंदोलन स्थगित कर दिया, ठीक है, समाप्त कर दिया इसे। तो इसकी शुरुआत जो हुई थी वो 5 फरवरी 1922 में हुई, लेकिन ये घटना के कारण गांधी जी ने इसे वापस ले लिया था। तो कब वापस लिया था? 12 फरवरी 1922 को, और इसे स्थगित कर दिया गया, ठीक है। तो 12 फरवरी 1922 को इसे वापस ले लिया गांधी जी ने, और इसकी जो शुरुआत हुई थी वो 5 फरवरी 1922 को ही 5 फरवरी 1922 को ही। और चोरा चोरी कांड जो घटना संबंधित है वो असहयोग आंदोलन से संबंधित है। आगे चलते हैं हम, ऐसे ही हम डीपली कवर करते जाएंगे हर एक क्वेश्चन को। आगे चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, आए हुए क्वेश्चन है सभी प्रीवियस ईयर, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ प्रीवियस ईयर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो हम डीपली कवर भी करते जाएंगे और देखते भी जाएंगे। चलिए चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों वो है, मुगल कालीन भारत में भू राजस्व क्या था? तो मुगल काल में भू राजस्व क्या था? भूमि पर कर था, या कृषि कर था, भूमि स्वामी कर था, या अनाज कर था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा भूमि कर। ये एक प्रकार का भूमि कर था। भू राजस्व जो लिया जाता था वो किसानों पर भूमि कर के रूप में लिया जाता था। आइए हम देख लेते हैं, जो हमारी जीएसटी है ना, उसमें कितने प्रकार के कर परसेंट रखे गए हैं। तो जीएसटी में, वस्तु एवं सेवा कर में, जीएसटी में कितने प्रकार के कुल कर रखे गए हैं? तो ये जो कर रखे गए हैं वो 5, ठीक है। और वो कितने परसेंट? एक है 0%, एक है 5%, एक है 12%, और 18% उसके बाद 18%, और जो पाँचवा है वो है 28%। तो सभी की कैटेगरी अलग अलग डिसाइड की गई है। 0% किस पे कर लगेगा, 5% किस पे कर लगेगा, 12% किस पे लगेगा, 18% या 28% किस पे लगेगा। तो जीएसटी के अंतर्गत कुल 5 करों को लगाया गया है। 0%, 5%, 12%, 28%, 18% और 28%।
और हमारे जो क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, तो मुगलकालीन भारत में भू राजस्व का अर्थ जो था वो भूमि का था। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन किस दार्शनिक ने किया था? तो शून्य का सिद्धांत किस दार्शनिक ने दिया था? असघोष, नागार्जुन, आनंद या इनमें से सभी? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा नागार्जुन। नागार्जुन द्वारा शून्य के सिद्धांत को दिया गया था। आइए हम इसके बारे में कुछ डिटेल जान लेते हैं। जो नागार्जुन के द्वारा पुस्तकें लिखी गई वो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आती भी हैं, ठीक है। उत्तर तंत्र के लेखक जो हैं वो नागार्जुन है। उसके बाद जो फेमस पुस्तक है इनकी वो है रत्नावली भी नागार्जुन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। उसके बाद जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है वो है रस रत्नाकर। और एक पुस्तक और देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है इनकी, रसेंद्र मंगल। और शून्य का प्रतिपादन भी इन्होंने किया था। तो रसेंद्र मंगल, रस रत्नाकर, रत्नावली और उत्तर तंत्र, ये सभी नागार्जुन द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो है हमारा वो है भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? तो भारत सरकार द्वारा रुपये का अवमूल्यन पहली बार कब किया गया था? 11 अगस्त 1948, 19 सितंबर 1949 और 20 अगस्त 1949 या 1 जनवरी 1947। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, पहली बार जो अवमूल्यन किया गया था रुपये का वो किया गया था 19 सितंबर 1949 यानी कि 1949 को किया गया था। और रुपये को अभी तक कितनी बार अवमूल्यन किया जा चुका है भारत सरकार के द्वारा? जो पहला किया गया था वो 1949 में किया गया, अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद जो दूसरी बार किया गया वो 1966 में किया गया यानी 1966 में किया गया। और उसके बाद 1991 में किया गया। तो कुल 3 बार अवमूल्यन किया जा चुका है रुपये का। और पहली बार किया था 1949 में, ठीक है, 1949 में, फिर 1966 में, फिर 1991 में। ये तीनों डेट याद रखना आप, ये पूछ लेता है। जो पहली बार अवमूल्यन हुआ था वो 19 सितंबर 1949 को हुआ था। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो होगा अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला देश कौन सा था? तो अंतरिक्ष में पहला यान किस देश ने भेजा था वो आप बताइए। कनाडा, सोवियत संघ यानी कि USSR, संयुक्त राज्य अमेरिका USA या चीन? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा दोस्तों सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में किसी यान को सबसे पहले भेजने वाला प्रथम देश था। और आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो सोवियत संघ की स्थापना हुई थी, हम कुछ डिटेल जान लेते हैं इसके बारे में। सोवियत संघ की जो स्थापना हुई दोस्तों वो 30 दिसंबर 1922 को हुई। और इसके जो प्रथम राष्ट्रपति थे सोवियत संघ के, प्रथम राष्ट्रपति जो थे वो थे बोरिस येल्त्सिन US के प्रथम राष्ट्रपति थे। और उसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 30 दिसंबर 1922 में, ठीक है। तो जो पहला यान भेजा गया था वो सोवियत संघ के द्वारा भेजा गया था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम यानी कि सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? मौर्य वंश, कुषाण वंश, गुप्त वंश और उसके बाद हमारा है लोधी वंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा मौर्य वंश। मौर्य वंश सबसे पुराना वंश है, ठीक है। और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी दोस्तों, मौर्य वंश की वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। और भारत पर जो राज किया था मौर्य वंश ने कुल 137 साल भारत पर राज किया, ठीक है। 137 साल भारत पर राज किया। और जो इसकी राजधानी थी मौर्य वंश की राजधानी थी जो, उसका नाम था
पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र, ठीक है। और जो चाणक्य थे वो इन्हीं के दरबार में रहते थे। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे, ठीक है। चंद्रगुप्त लिख दे रहा हूँ मैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में चाणक्य रहते थे और इनकी राजधानी थी पाटलिपुत्र। कुल 137 साल भारत पर राज किया और जो मौर्य वंश की स्थापना की थी वो की थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो आप लोगों को तो प्लीज़ लाइक कर दो और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। आगे चलते हैं हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 7वां क्वेश्चन होगा, भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लीमेट एटली, हैरोल्ड विल्सन, एंथोनी एडन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा क्लीमेट एटली। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो क्लीमेट एटली था। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन होगा हमारा वो होगा, सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पर आयोजित किए गए? तो सर्वप्रथम जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ था वो कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में, लंदन में, हैमिल्टन में या चीन में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा हैमिल्टन में सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था। और ये इनकी जो शुरुआत हुई थी दोस्तों, राष्ट्रमंडल खेलों की जो शुरुआत हुई थी, सर्वप्रथम राष्ट्रमंडल जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे वो 1930 में हुए, ठीक है। और ये कहाँ पर हुए थे? हैमिल्टन में। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आता है। आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो आपेक्षिक आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, मैनोमीटर या हाइग्रोमीटर? ठीक है, या हाइग्रोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो अपेक्षित आर्द्रता मापी जाती है वो हाइग्रोमीटर द्वारा मापी जाती है। आइए हम कुछ और यंत्र देख लेते हैं जो महत्वपूर्ण हैं और आते भी हैं हमारे पेपर में। अल्टीमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? अल्टीमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? उसके बाद आमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? आमीटर। और बैरोमीटर किसके लिए उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर। तो दोस्तों जो अल्टीमीटर है वो ऊंचाई के लिए, ऊंचाई मापने के लिए, और आमीटर है वो विद्युत धारा के लिए, और बैरोमीटर है वो वायु दाब के लिए। और कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट और देख लेते हैं हम लोग। सोनार किसके लिए उपयोग किया जाता है? सोनार। और उसके बाद पॉलीग्राफ, ये भी इम्पोर्टेंट है, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रखना, ठीक है। पॉलीग्राफ। तो सोनार है दोस्तों वो पानी के भीतर चीज़ों को पता करने के लिए उपयोग किया जाता है। पानी के भीतर जो वस्तु होती हैं उनको पता करने के लिए, ठीक है, पता करने के लिए। और उसके बाद जो पॉलीग्राफ है ये झूठ पकड़ने का यंत्र है। झूठ तो ये झूठ पकड़ने का यंत्र है, ठीक है। आइए हम कुछ रिवीजन करते हैं। पॉलीग्राफ झूठ पकड़ने का यंत्र है। सोनार पानी के भीतर जो वस्तु होती है उनको पता लगाता है। बैरोमीटर वायु दाब से संबंधित है। आमीटर विद्युत धारा से संबंधित है। अल्टीमीटर ऊंचाई से संबंधित, और हाइग्रोमीटर से जो मापा जाता है वो अपेक्षित आर्द्रता को मापा जाता है। चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा, अगर आपकी कोई क्यूरी हो जैसे किस तरीके से क्वेश्चन मैं बनाऊं, या कोई भी अगर आपको कुछ लग रहा है मेरी वीडियो में बनाने में, तो आप कमेंट करके बताइए, तो उस चीज़ को मैं सुधारूंगा। और अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि किस चीज़ में कमी रह गई। और मेरी तरफ से तो मैं 100% दे रहा हूँ आप लोगों को लिए, लेकिन तब भी आपका सजेशन मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप सजेशन दोगे कि नहीं सर ऐसा नहीं, ऐसे करके वीडियो बनाओ, या इतने डिटेल में बताओ, या डिटेल काफ़ी हो जाता है
काफ़ी डिटेल में मत जाओ। तो उस तरीके से मैं जो आप करोगे, आप कहोगे, उसी हिसाब से मैं चलूँगा, ठीक है। और क्वेश्चन जितने भी होंगे महत्वपूर्ण होंगे, सभी पेपर में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन हैं वही मैं करा रहा हूँ, फालतू के क्वेश्चन मैं कराऊँगा नहीं, ठीक है। तो जो भी क्वेरी हो आप लोगों की तो मुझे कमेंट में बताइए प्लीज़, और उसको संशोधन करने में मैं आपकी सहायता करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था। तो पहला उपदेश जो दिया था गौतम बुद्ध ने, वो किस स्थान पर दिया था? बोध गया, लुम्बिनी, सारनाथ, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सारनाथ। सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। आइए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा इलेक्ट्रॉन की खोज निम्न में से किसके द्वारा की गई थी। तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई थी दोस्तों, वो किसके द्वारा की गई थी? रदरफोर्ड, जे थॉमसन, या मिल्कॉन, या मॉसले। तो इसकी जो खोज की गई, इलेक्ट्रॉन की जो खोज हुई थी वो हुई थी जे थॉमसन के द्वारा, और ये हुई थी 1897 ईस्वी में। 1897 ईस्वी में जे थॉमसन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई। और उसके बाद जो न्यूट्रॉन की खोज की गई, आइए हम कुछ डिटेल जान लेते हैं। जो न्यूट्रॉन की खोज की गई दोस्तों, वो की गई 1931 में, और ये की गई चैडविक के द्वारा। और उसके बाद प्रोटॉन की जो खोज की गई, प्रोटॉन की जो खोज हुई वो हुई 1917 में, और ये हुई रदरफोर्ड द्वारा, ठीक है। तो प्रोटॉन की खोज 1917 में हुई रदरफोर्ड द्वारा। न्यूट्रॉन की खोज जो हुई वो 1931 में हुई चैडविक द्वारा। और इलेक्ट्रॉन की जो खोज की थी वो जे थॉमसन ने 1897 ईस्वी में की थी। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा, यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे, यानी कि अपने पद से हटना चाहे, तो वो किसको अपना त्यागपत्र देगा? तो त्यागपत्र अपना किसको देगा? प्रधानमंत्री को देगा, गृह मंत्री को देगा, या उपराष्ट्रपति को देगा दोस्तों, या विदेश मंत्री को देगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 13वां क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना की गई थी वो 28 सितंबर 1944, 24 अक्टूबर 1945, या 29 अक्टूबर 1946, या 20 सितंबर 1948। तो अगर आपको ये आंसर पता हो तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे जल्दी से जल्दी बताइए, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगा, ठीक है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों, वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 का इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 24 अक्टूबर को दोस्तों संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस जो हमारा मनाया जाता है, तो संयुक्त राष्ट्र दिवस हम 24 अक्टूबर को मनाते हैं। आगे चलते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 14वां क्वेश्चन होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो थे वो लॉर्ड जॉर्ज, या विंस्टन चर्चिल, या क्लेमेंट एटली, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विंस्टन चर्चिल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो विंस्टन चर्चिल थे। आइए हम प्रथम विश्व युद्ध के बारे में जान लेते हैं। जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो हुआ 22 जुलाई 1914 को। 22 जुलाई 1914 को द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ वो हुआ 1 सितंबर 1939 को। और शीत युद्ध जो हुआ वो हुआ 12
12 मार्च 1947 को। तो डेट कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये जैसे शीत युद्ध जो हुआ वो मार्च याद रखना, मार्च 1947 को। और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ दोस्तों वो हुआ सितंबर 1939 को। और प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ वो जुलाई 1914 को हुआ। और द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो तो विंस्टन चर्चिल। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा क्या कहलाती है। तो भारत और चीन को अलग करने वाली सीमा रेखा का क्या नाम है? सामंतर रेखा, रेडक्लिफ रेखा, मैकमोहन रेखा या डूरैंड रेखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, जो भारत और चीन को अलग कहती है, उनकी लाइनों को अलग कहती है, वो कहती है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा जो संबंधित है वो भारत चीन से संबंधित है। आइए हम और रेखाएँ देख लेते हैं। जो रेडक्लिफ रेखा है, जो रेडक्लिफ रेखा है दोस्तों वो कहती है भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को अलग, ठीक है। उसके बाद जो डूरैंड रेखा है, डूरैंड रेखा है वो भारत और अफ़गानिस्तान, को, ठीक है। और एक और देख लेते हैं, जो पाक जल संधि है, ये बहुत पूछा जाता है। पाक जल संधि, पाक जल संधि है जो, एक मिनट, पाक जल संधि है दोस्तों वो कहती है भारत को श्रीलंका से अलग, भारत को श्रीलंका। तो ये कुछ महत्वपूर्ण लाइनें थी। पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच है। उसके बाद डूरैंड रेखा है वो भारत अफगानिस्तान के बीच। और रेडक्लिफ रेखा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच है। और रेडक्लिफ रेखा जो है वो भारत और चीन के बीच है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा, सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है। यानी कि स्वर्ण उत्पादन में सबसे ज़्यादा सोने का उत्पादन किस राज्य में होता है। जो प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक और उड़ीसा। तो हमारे इसका क्वेश्चन का राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कर्नाटक। कर्नाटक राज्य स्वर्ण उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। आइए हम प्रथम स्थान पर और भी राज्य देख लेते हैं। जो गेहूँ का उत्पादन होता है उसमें प्रथम कौन सा राज्य है। ज्वार का उत्पादन कौन सा राज्य करता है सबसे ज़्यादा। बाजरा उत्पादन कौन करता है सबसे ज़्यादा। तो गेहूँ उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणीय है। ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र। उसके बाद जो बाजरा उत्पादन करता है वो गुजरात राज्य प्रथम स्थान पर है। और कपास उत्पादन में, कपास बता सकते हैं आप। उसके बाद चाय बता सकते हैं, चाय उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है। केवा बता सकते हैं। और कपास उत्पादन में महाराष्ट्र आगे है, महाराष्ट्र। चाय उत्पादन में असम राज्य आगे है। केवा उत्पादन में कर्नाटक राज्य आगे है। उसके बाद रबड़ उत्पादन में, रबड़ सभी महत्वपूर्ण हैं, ये एक फेयर बनाते जाइए आप लोग। रबड़, तंबाकू, उसके बाद काजू। तो केवा जो रबड़ है वो केरल राज्य सबसे ज़्यादा उत्पादित करता है इसका, रबड़ का। और तंबाकू आंध्र प्रदेश राज्य आगे है। और उसके बाद जो काजू उत्पादन करता है वो केरल करता है। तो एक बार डिटेल से देख लेते हैं। काजू उत्पादन में केरल आगे है, तंबाकू उत्पादन में आंध्र प्रदेश, रबड़ उत्पादन में केरल, केवा में कर्नाटक, चाय में असम, कपास में महाराष्ट्र, बाजरा में गुजरात, ज्वार में महाराष्ट्र और गेहूं में उत्तर प्रदेश। और सोने के उत्पादन में भी कर्नाटक आगे है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी सूर्य से अधिकतम मात्रा में ऊर्जा निम्न में से किस रूप में प्राप्त करती है। तो पृथ्वी किस रूप में ऊर्जा को प्राप्त करती है सूर्य के द्वारा। अवरक्त किरणों से, उसके बाद दृश्य प्रकाश से, और गामा किरणों से, अवरक्त किरणें और ताप ऊर्जा से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो पृथ्वी को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, वो होती है अवरक्त किरणें जो सूर्य की होती हैं उनसे, और ताप ऊर्जा से। ठीक है, आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है,
इस्लाम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो इस्लाम धर्म का संस्थापक किसे माना जाता है? कबीरदास को, रहीमदास को, मोहम्मद साहब को या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब को इस्लाम धर्म का प्रवर्तक यानी कि संस्थापक माना जाता है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए हम कुछ डिटेल देख लेते हैं इसके भी बारे में। जो जैन धर्म के संस्थापक थे, जैन धर्म के संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। उसके बाद शैव धर्म के जो संस्थापक थे दोस्तों, शैव धर्म, ये सभी धर्म पूछे जाते हैं, याद रखना आप लोग। ये शिव के उपासक जो थे उन्होंने शैव धर्म की स्थापना की थी। शिव के उपासक। और उसके बाद एक महत्वपूर्ण और धर्म है, दो धर्मों को देख लेते हैं हम लोग। वैष्णव धर्म के संस्थापक कौन थे? और पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों याद रखना। तो वैष्णव धर्म के जो संस्थापक थे वो थे श्री कृष्ण। और पारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो थे जरथुरुष्ट। तो फारसी धर्म के जो संस्थापक थे वो जरथुरुष्ट थे, वैष्णव धर्म के श्री कृष्ण थे, शैव धर्म के शिव के उपासक और जैन धर्म के ऋषभदेव, और जो इस्लाम धर्म के प्रवर्तक थे वो थे मोहम्मद साहब। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा आज का वो होगा जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो जिप्सम का जो रासायनिक नाम है वो बता सकते हो आप। आयरन सल्फाइड, कैल्शियम सल्फेट या कैल्शियम कार्बोनेट या आयरन सल्फाइड? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। कैल्शियम सल्फेट जिप्सम का रासायनिक नाम है। आगे चलते हैं 20वें क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा 20वां क्वेश्चन होगा आज का वो होगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो मधुमेह रोग किसके कारण हो जाता है? फेफड़ा, अग्नाशय या फेफड़ा अग्नाशय दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा अग्नाशय। अग्नाशय के काम ना करने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। और अग्नाशय का, हाँ ठीक है, अग्नाशय के काम ना कर पाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो होगा शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और ये भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में आया हुआ है। तो शरीर में किसकी अधिकता होने के कारण दिल का दौरा पड़ता है? ब्लड यूरिया या ब्लड प्रोटीन, ब्लड शुगर या कोलेस्ट्रॉल? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता होने के कारण यह बीमारी होती है, जो दिल का दौरा पड़ता है वो कोलेस्ट्रॉल के कारण पड़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान लेते हैं। यह एक मोम जैसा पदार्थ होता है। यह एक मोम जैसा पदार्थ होता है। ठीक है, और यह यकृत से उत्पन्न होता है। जो कोलेस्ट्रॉल है ये यकृत से उत्पन्न होता है, यानी कि यकृत से निकलता है ये। ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोलेस्ट्रॉल है वो किससे निकलता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यकृत हो जाएगा। और आगे इसके बारे में और जान लेते हैं। यह कोशिका झिल्ली का महत्वपूर्ण भाग है, यानी वैसे तो ये पूरे शरीर में पाया जाता है और ये महत्वपूर्ण जो भाग है ये कोशिका झिल्ली का है। कोशिका झिल्ली, ठीक है। और इसका जो सूत्र होता है दोस्तों कोलेस्ट्रॉल का वो होता है C27H46O। और यह एक गंदा पदार्थ है, ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह एक गंदा पदार्थ है, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक होगा।
यह एक गंदा पदार्थ है, ठीक है, और ये खून की नसों में जमा हुआ होता है, खून की नसों में जमा हुआ होता है, और इसकी जब खून की नसों में ये ज़्यादातर जम जाता है तो उसी के कारण हार्ट अटैक बीमारी हो जाती है, ठीक है। हार्ट अटैक या दिल का दौरा पड़ना, ये बीमारी सब हो जाती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन होगा हमारा जो होगा, रेलवे की सुरक्षा के लिए रेलवे सुरक्षा बल यानी कि आरपीएफ का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष हुआ था रेलवे सुरक्षा बल का गठन? 1993, 1986, 1882 या 1862? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1882 में इसका गठन हुआ था रेलवे सुरक्षा बल का। और आइए हम कुछ महत्वपूर्ण इसके बारे में फैक्ट देख लेते हैं रेलवे के बारे में। जो पूर्व मध्य रेलवे स्थित है, पूर्व मध्य रेलवे जो स्थित है वो है हाजीपुर में, हाजीपुर में। उत्तर पश्चिम रेलवे स्थित है, उत्तर पश्चिम रेलवे, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ठीक है, ये जयपुर में, जयपुर में, ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर में स्थित है। और पश्चिम मध्य रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, पश्चिम मध्य रेलवे, मध्य रेलवे ये है जबलपुर में, जबलपुर में। सॉरी दोस्तों, मेरा स्क्रीन मोबाइल का फूटा हुआ है तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो उसको आप मैनेज करना थोड़ा। जबलपुर में स्थित है। और दक्षिण पूर्व रेलवे है, जो दक्षिण पूर्व रेलवे जो है वो है बिलासपुर में, बिलासपुर। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जो होगा हमारा वो होगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा 1882 ईस्वी में रेलवे सुरक्षा बल का गठन हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा वो है, विश्व में सबसे बड़ा रेल मार्ग यानी कि साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रांस, जापान या रूस या इंडोनेशिया। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा रूस। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा रूस। तो विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग जो है ट्रांस साइबेरियन, ये है रूस में। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन है आज का वो है, देश का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? देश का सबसे लंबा जोन जो है वो है पश्चिम रेलवे, उत्तर मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे या उत्तर रेलवे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे देश का सबसे लंबा रेलवे जोन है, और ये उत्तर रेलवे जो है वो नई दिल्ली में है, ठीक है। और उसके बाद मैंने दक्षिण मध्य रेलवे को करा दिया था, बिलासपुर में है, ये बिलासपुर में है। और उसके बाद जो पूर्वी तटीय रेलवे है, आइए हम कुछ और हेडक्वार्टर देख लेते हैं। पूर्वी तटीय रेलवे है, पूर्वी तटीय रेलवे जो है वो भुवनेश्वर उड़ीसा में इसका हेडक्वार्टर है। भुवनेश्वर में है, ठीक है। और उत्तर मध्य रेलवे है, जो उत्तर मध्य रेलवे ये जो है वो इलाहाबाद में है, इलाहाबाद। और एक और रेलवे जोन देख लेते हैं हम, उत्तर रेलवे मैंने करा दिया है। इसका जो जोन है वो नई दिल्ली में है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जोन थे वो मैंने करा दिए हैं आपके। और देश का सबसे लंबा रेलवे जोन है वो उत्तर रेलवे है। रेलवे की अभी काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आने वाली हैं, तो रेलवे से रिलेटेड हम क्वेश्चनों को देखते चलेंगे जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा वो आज का लास्ट क्वेश्चन होगा, लास्ट क्वेश्चन है ये।
भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर कौन बनी थी? तो भारतीय रेलवे में पहली महिला ड्राइवर कौन बनी थी? सुरेखा भोसले, करुणा देवी, जीतन मिश्रा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सुरेखा भोसले। सुरेखा भोसले भारतीय रेलवे में प्रथम महिला थी जो ड्राइवर बनी थी। आइए हम अपने क्वेश्चनों का रिवीजन कर लेते हैं। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। आइए हम रिवीजन करते हैं अपने क्वेश्चनों का। भारतीय रेलवे में सर्वप्रथम महिला रेलवे ड्राइवर जो बनी थी वो सुरेखा भोसले बनी थी। उसके बाद देश का सबसे लंबा रेलवे जोन जो है वो उत्तर रेलवे है। विश्व का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है वो रूस देश में स्थित है। रेलवे सुरक्षा बल की जो स्थापना हुई थी यानी कि आरपीएफ का जो गठन हुआ था वो 1882 ईस्वी में हुआ था। शरीर में किसकी अधिकता के कारण दिल का दौरा पड़ता है? ये कोलेस्ट्रॉल के कारण पड़ता है। निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा सामान्य कार्य नहीं किए जाने के कारण मधुमेह रोग हो जाता है? तो ये अग्नाशय। जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो सूत्र है कैल्शियम सल्फेट। इस्लाम धर्म के जो प्रवर्तक थे वो मोहम्मद साहब थे। पृथ्वी सूर्य से अधिकतम मात्रा में ऊर्जा निम्न में से किस रूप में प्राप्त करती है? तो ये अवरक्त किरणें जो सूर्य के प्रकाश से निकलती हैं उनके द्वारा और तापीय ऊर्जा के द्वारा। सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादन में कर्नाटक पहले स्थान पर है। भारत और चीन को अलग करने वाली जो सीमा रेखा कहलाती है उसे मैक मोहन कहते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वो विंस्टन चर्चिल था। संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई। यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो किसको अपना त्यागपत्र देगा? तो ये उपराष्ट्रपति को देगा। इलेक्ट्रॉन की खोज जो की गई थी वो जे थॉमसन द्वारा की गई थी 1897 में। गौतम बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। आपेक्षिक आर्द्रता मापने का यंत्र जो होता है वो उसको कहते हैं हाइग्रोमीटर। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल जो आयोजित हुए थे वो हैमिल्टन में हुए थे और इनकी शुरुआत हुई थी 1930 में। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो क्लीमेंट एटली थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम राजवंश है यानी सबसे पुराना राजवंश है? ये है मौर्य वंश और मौर्य वंश की जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। अंतरिक्ष में किसी यान को भेजने वाला पहला जो देश था वो सोवियत संघ था। भारत सरकार द्वारा सर्वप्रथम रुपये का अवमूल्यन कब किया गया था? ये 19 सितंबर 1949 को किया गया और ये 3 बार हुआ। 1966 को हुआ, फिर 1991 को हुआ। शून्य का सिद्धांत जो दिया था वो नागार्जुन ने दिया था। मुगल कालीन भारत में भू राजस्व का क्या था? तो ये एक भूमि का था। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है चोरा चोरी कांड संबंधित है असहयोग आंदोलन से। इसी के साथ अगले सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो चैनल सब्सक्राइब कर लो। और डेली हम प्रैक्टिस करेंगे। अब जब तक आपका एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा तब तक हम प्रैक्टिस करते रहेंगे और ये डेली वीडियो आता रहेगा प्रैक्टिस का। कुल 25 क्वेश्चन होंगे और 25 क्वेश्चनों को हम डिटेल में कवर करेंगे। जो अगर इधर इर्द गिर्द भी क्वेश्चन बनता है उसके क्वेश्चन के इर्द गिर्द भी क्वेश्चन बनता है एग्ज़ाम में तो उसको भी हम कर सकें। तो मैं अपनी पूरी कोशिश लगा रहा हूँ आपका सहयोग बना रहा तो जल्दी और भी वीडियो आते रहेंगे। और अगर कोई क्यूरी हो आपके मन में कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि इधर सर हमें परेशानी हो रही है तो उस चीज़ का मैं सुधार करूँगा। तो थैंक यू वेरी मच वीडियो वॉच करने के लिए आप लोगों का।